क्लास एट्थ में हमारा जो नया चैप्टर है वो है इलेवेंथ चैप्टर है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप, ठीक है। तो इसमें पहले हमारा कॉमिक पोर्शन है, हम उसको देखते हैं पहले। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा की जो हिस्ट्री है उसके अंदर पहली बार क्या था, a 3D एनिमेटेड मूवीज हैज़ बीन नॉमिनेटेड, कि एक 3D मूवी को नॉमिनेट किया गया। 3D फॉर 3 डायमेंशनल फिगर, है ना। 3 डायमेंशनल फिगर आगे अब हम बात करेंगे इसके बारे में। और हम इससे पहले जानते हैं कि 3 डायमेंशनल फिगर कौन सी होती है, जिसमें 2 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ और ब्रेथ। तो वो स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, ये क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं। इसके अलावा 3D का मतलब हुआ जैसे क्यूब और क्यूबॉइड, बेसिकली हम क्यूब और क्यूबॉइड से शुरू करते हैं। तो ये सब क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं। तो एक 3D एनिमेटेड मूवी का मतलब ये हुआ कि इस तरह की मूवी जिसमें आपको ऐसा लगे कि जैसे आपके ठीक सामने ही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उसमें तीसरी डायमेंशन भी होने की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि जिस जहाँ पे वो घट रहा है वहाँ आप भी उसका एक पार्ट हैं, आप भी उसके अंदर हैं, ठीक है। तो ऐसा इल्यूजन 3D मूवीज़ में होता है, ठीक है। इसीलिए दैट्स वाई दे आर कॉल्ड 3D एनिमेटेड मूवीज़, क्योंकि 3 डायमेंशन में होती हैं वो। हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर अ प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड। तो एक प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड के लिए इसको नॉमिनेट किया गया 3D मूवी को। अब जरा इसको देखते हैं। आई लव वॉचिंग 3D मूवीज़। मुझे 3D मूवीज़ को पसंद है देखना। आई हैव अ कलेक्शन ऑफ सच मूवीज़, डोनाल्ड डक एंड स्टुअर्ट लिटिल। मुझे ये मूवीज़ बहुत पसंद हैं, डोनाल्ड डक और स्टुअर्ट लिटिल, एंड आर माई फेवरेट एनिमेटेड कैरेक्टर्स। तो एनिमेटेड कैरेक्टर्स में मुझे डोनाल्ड डक और स्टुअर्ट लिटिल बहुत पसंद है, ठीक है। ये आई टू लव देम, मुझे भी वो बहुत पसंद हैं। माई फेवरेट इज़ 3D वर्जन ऑफ अवतार। तो अवतार का 3D वर्जन इनको बहुत पसंद है। नेक्स्ट इज आई थिंक मेकिंग अ 3D मूवी इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट। 3D मूवी को बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है देन मेकिंग अ 2D मूवी। 2D मूवी एज़ यूजुअल जो हम नॉर्मली जो पिक्चर्स थिएटर में देखते हैं वो 2 डायमेंशनल मूवीज़ होती हैं। लेकिन अगर बात करें हम 3D मूवीज़ की तो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, और इसको शूट करना इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो 3D एनिमेशन मूवीज इन्वॉल्व इमेजेस विच गिव अ 3D इफेक्ट टू द व्यूअर्स। तो 3D एनिमेशन मूवीज जो होती हैं उन वो इन्वॉल्व होती हैं इमेजेस विच गिव अ 3D इफेक्ट टू द व्यूअर्स। ऐसी 3D मूवीज होती हैं जो 3D इफेक्ट देती हैं। मैंने कहा ना कि आपको ऐसा फील होगा कि आप भी उसका एक पार्ट हैं, आपके ठीक सामने जैसे कुछ हो रहा हो, उस तरह का की फीलिंग होगी इन केस यू आर वॉचिंग अ 3D मूवी, ठीक है। Now, I think creating such images definitely requires a sense of visualizing shapes in the different views. तो इसके अंदर अगर आपको एक 3D मूवी बनानी है तो 3D मूवी के लिए आपको क्या करना होगा कि जो शेप्स हैं उनको विजुलाइज करना होगा, इमेजिन करना होगा, आपके दिमाग में बनाना पड़ेगा कि हाँ ये शेप इस तरह का होता है। और इस शेप के अंदर 3D मूवी के अंदर वो इफ़ेक्ट डालने के लिए आपको फील करना पड़ेगा कि किस तरह का वो सीन होगा जिसमें आप भी इंक्लूड होंगे। जैसे कि जस्ट आप सामने खड़े हैं और आपके सामने ही कुछ हो रहा है, तो उसको विजुलाइज करना फिर उसको शूट करना उसी हिसाब से, ठीक है। तो ये टेक्निक कुछ इस तरह की डेवलप हुई जिससे कि हम 3D मूवीज़ बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले उनको विजुलाइज करने पर ध्यान दें। आपको जब आप एक इमेज को इमेजिन कर पाते हो, उसको विजुलाइज कर पाते हो, तो ही आप उसके बारे में बता सकते हैं कि इस इमेज में कितने फेसेस होंगे, इसमें कितने फेसेस होंगे, कितनी एजेस होंगी और कितनी वर्टिसेस होंगी, राइट। अब देखें स्टूडेंट्स कमेंट। अब इसी के ऊपर इसको आप ध्यान से 4-5 बार पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा स्टूडेंट कमेंट, तब आप इस पर कमेंट कर सकते हो। तो आप उसके बारे में बात करना, ठीक है। नेक्स्ट इज चैलेंज। गिवन बिलो आर
डिफरेंट व्यूज ऑफ अ सॉलिड मेड अप ऑफ यूनिट क्यूब्स। ठीक है, कुछ सॉलिड्स दिए हुए हैं मेड अप ऑफ यूनिट क्यूब्स, का मतलब है कि उसको हमने डिफरेंट क्यूब्स में अलग अलग किया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स विच कैन बी प्रेजेंटेड इन द सॉलिड। ऐसे क्यूब्स बताओ कि जो एक सॉलिड को प्रेजेंट करें, मतलब सीधा है कि इनको, ये जो अलग अलग दिए हुए हैं, या क्या इनको फोल्ड करके, इस ये जो क्यूब्स हैं इनको फोल्ड करके, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके घर में एक स्वीट्स का डिब्बा या किसी भी तरह का एक डिब्बा होता है गत्ते का। अगर आप उसके सारे शेप को खोल दें, सारे फेसेस को अलग अलग कर दें, तो वो सारे फेसेस कुछ इस तरह से फैल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसको जब आप दोबारा से फोल्ड करोगे तो वही डिब्बा मिलना चाहिए। ठीक है, जिसमें वो डिब्बा मिलता है वो हो गया 3D शेप, और जिसमें वो पॉसिबल नहीं है, कहीं से ओपन रहता है या कहीं से वो नहीं बन पाता है, या एक लाइन दूसरे पर ओवरलैप, एक फेस दूसरे पर ओवरलैप कर रहा है, इट मीन्स कि वो करेक्ट 3D इमेज नहीं बनाएगा करेक्टली। ठीक है, जैसे ये वाला पार्ट है, इसके अंदर भी। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये फ्रंट व्यू दिया हुआ है, सामने से कोई चीज़ ऐसी दिख रही है, बैक व्यू पीछे से ऐसी दिख रही है, और टॉप व्यू ये है, ऊपर से आप ऐसे देख पा रहे हो, और लेफ्ट साइड से आपको ऐसा दिख रहा है रेगुलर साइड व्यू, मुझे ठीक सामने से जो हम मैं देख रहा हूँ वो मुझे ऐसा दिख रहा है, और बॉटम व्यू से ऐसा दिख रहा है। तो इसमें कितने यूनिट क्यूब होंगे, इसके अंदर कितने यूनिट क्यूब होंगे, दैट यू हैव टू फाइंड आउट कि कितने यूनिट क्यूब होंगे। देखिए एक दो दो तो ये क्यूब हैं, और एक ये सिंगल बना हुआ है, ये दो क्यूब से ही बन मिल के बना होगा, ये दो क्यूब से मिलकर बना होगा। तो टोटल आपके आप जहाँ भी देखें, आपके पास टोटल जो है, ये बैक व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, तो इसमें देखें आप 3 नीचे स्क्वायर हैं और 2 ऊपर, 5 लग रहे हैं। यहाँ पर भी देखें 1 2 3 4, इसके पीछे का नहीं दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहे हैं, इसमें 3 दिख रहे हैं, और इसके अंदर फिर अगर आप इसको कहें, बॉटम व्यू नीचे से ये इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, तो आप टॉप व्यू और बॉटम व्यू ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, टॉप व्यू और ऑलमोस्ट सेम है। साइड व्यू के हिसाब से इसमें 5 यूनिट क्यूब होंगे। तो आप जरा इन सभी को एक बार रीड करेंगे, और रीड करने के बाद आप ये बताना है, केवल ओनली यू हैव टू टेल कि हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर, इसमें क्यूब्स कितने होंगे, बस आपको ये बताना है। विच कैन बी प्रेजेंटेड इन द सॉलिड, है ना। तो इसमें कितने नंबर ऑफ क्यूब होंगे जो इस सॉलिड, जो भी इसकी शेप बनेगी उसके अंदर ये यूज़ होंगे। तो आप इन सबको देख के एक आइडिया लगाएंगे और बताएंगे, ये सिर्फ एक पजल जैसा है, तो उसको करेंगे आप। अब देखें, हम बेसिकली विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप पढ़ते हैं कि अगर हम 3D इमेज को, इस तरह से एक 3D इमेज है, इस 3D इमेज को हमें अगर देखना है, तो इसको ऑब्जर्व करने पर आपको 3 तरह की चीज़ें मिलेंगी। देखिए एक तो साइड्स हैं, साइड्स। ठीक है, साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, यानी इन्हें एज बोलते हैं, एजेस, नंबर ऑफ एजेस। तो हम एक सॉलिड शेप के अंदर देखते हैं कि नंबर ऑफ एजेस कितनी है, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने, वर्टेक्स मतलब कॉर्नर होता है, जितने भी कॉर्नर हैं। ठीक है, इसके अंदर देखो कॉर्नर कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऊपर नीचे, तो यानी कि 4 और 4 8, तो 8 तो वर्टेक्स हो रही हैं इसमें। अगर एजेस की बात करें तो नीचे की साइड में 4 एजेस हैं, साइडों में 4 एजेस हैं, और टॉप पर भी 4 एजेस हैं, यानी 4 + 4 + 4 यानी 12 इसके अंदर एजेस हो रही हैं। और फेस कितने होंगे, फेस, फेस का मतलब है कि जो जो हमें सामने का जो वॉल है वो लेंथ इनटू ब्रेथ से जो फेस बना हुआ है ये, तो इसमें एक फेस ये है, एक इसके जस्ट पीछे होगा, एक ये साइड वाला इसके जस्ट पीछे होगा, एक टॉप है और एक बॉटम है। इस तरह से ऑन द होल 6 फेसेस इसके अंदर होंगे। वर्टिसेस कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्टिसेस होंगी, और एजेस होंगी 12, और फेसेस होंगे 6। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि इन डिफरेंट जो सॉलिड शेप्स हैं, 3 डायमेंशनल शेप्स हैं, इनके अंदर 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इन्हीं 3 चीज़ों से ही बनता है वर्टेक्स, फेस और एजेस। तो वर्टेक्स, फेस और एज को हम जो है वर्टेक्स, फेस और एज से हम इसे बनाएंगे पॉलीहेड्रॉन।
ठीक है। अब ये पॉली, इन्हीं को पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। पॉलीहेड्रॉन का मतलब है कि एक शेप बनी हुई है जो सॉलिड शेप है, 3D शेप है, और ये अलग अलग तरह के होते हैं एज यू सी इन द पिक्चर। ठीक है। अब इनको हम वन बाय वन थोड़ा सा रीड करते हैं। जैसे कॉन्वेक्स पॉलीगन पॉलीहेड्रॉन, कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन। तो कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन ऐसा होता है जो जिसकी जो एजेस हैं, देखो आप, एजेस ऑफ फेसेस जो हैं बाहर उभरे हुए हैं, सारे बाहर को निकले हुए हैं, सारे एंगल्स देखें आप, बाहर को निकले, एजेस सारी बाहर को हैं, इसमें भी एजेस सारी सारी बाहर को हैं। लेकिन अगर हम कहें कि ये कॉनकेव है, तो कॉनकेव के अंदर सॉलिड शेप कुछ इस तरह से होगा कि एक लाइन तो उभरी हुई है, दूसरी अंदर को धसी हुई है। देखिए ये दूसरी अंदर को धसी हुई है, तो इसको कॉनकेव कहते हैं। कॉनकेव का मतलब है कि कुछ एजेस और फेसेस उसके अंदर को दबे हुए होंगे, वो होते हैं कॉनकेव, और जिसमें सारे बाहर को होते हैं वो कॉन्वेक्स है। इनको आप जरा कंपेयर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आता है रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। रेगुलर पॉलीहेड्रॉन का मतलब होता है कि ऐसा पहली पॉलीहेड्रॉन जिसकी की सारे फेसेस बिल्कुल इक्वल हो। जैसे ट्राइंगल ये वाला है, तो सारे ट्राइंगल एक सेम शेप और सेम साइज के होने चाहिए, चाहे वो नीचे हो चाहे वो ऊपर हो। जितने भी फेस इसके जो फेसेस हैं वो रेगुलर, वो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, या बिल्कुल सेम शेप और सेम साइज़ के हों, तो हम उसे कहेंगे रेगुलर है। और अगर कहीं पर सेम शेप और सेम साइज़ के नहीं हैं तो कहेंगे इर्रेगुलर है। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म देखें अब जरा, ये प्रिज्म का पिक्चर है। इसमें देखें, एक तो नीचे वाला शेप हो गया, एक टॉप हो गया, बाकी आगे की साइड में ये जो पोर्शन है ये क्या है? ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, एक रेक्टेंगुलर फेस है, और ये इसका मतलब है 3 रेक्टेंगुलर फेस हैं, ऊपर और नीचे ट्राइंगल है। ठीक है। तो अब इसमें आपने फेसेस, एजेस और वर्टिसेस ही निकालनी है। तो इसके अंदर फेसेस जो होंगे 1 2 3 साइड वाले, और ऊपर 4 और 5, टोटल फेसेस 5 हो गए। और नंबर ऑफ एजेस कितना है? कॉर्नर 1 2 3 4 5 6, इस तरह 6 कॉर्नर्स होंगे, 6 बर्टिसेस होंगी। कॉर्नर्स को क्या कहते हैं? बर्टिसेस। और एजेस का मतलब है ये जो साइड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ठीक है, टोटल एजेस कितनी होंगी? 9। तो आप ये देख लें इसमें कि जो इर्रेगुलर प्रिज्म होता है उसमें नंबर ऑफ फेसेस 5 होते हैं, नंबर ऑफ एजेस 9 है, नंबर ऑफ बर्टिसेस 6 हैं। इन द सेम मैनर रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ये ट्राइंगुलर प्रिज्म था। तो ट्राइंगुलर प्रिज्म का मतलब है कि उसका जो बेस और बॉटम है वो ट्राइंगुलर होगा। अगर मेरे को प्रिज्म दिया गया जिसमें रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, तो उसका जो बेस और टॉप होगा वो रेक्टेंगल होगा, और साइड्स भी तो ऑलरेडी हैं। तो इसके आप फेसेस, एजेस और वर्टिसेस निकाल सकते हैं। फिर आते हैं पिरामिड्स। पिरामिड्स का शेप देख लें, इस तरह से होता है, यानी नीचे बेस भी सेम, और ये 3 तरफ से ट्राइंगल्स भी सेम। तो ये हो गया ट्राइंगुलर पिरामिड, क्योंकि इसमें ट्राइंगल्स ही दिए हुए हैं। और ऑब्वियसली इसका फेसेस, एजेस और वर्टिसेस आप निकाल सकते हैं। ये शेप है जिसमें सारे ट्राइंगल्स हैं और सारे इक्वल हैं। दूसरा रेक्टेंगुलर पिरामिड। रेक्टेंगुलर पिरामिड का मतलब है कि जो उसका बेस है वो रेक्टेंगुलर होगा, बाकी तो ये ऊपर ट्राइंगल्स ही होंगे। ऐसे ही स्क्वायर पिरामिड का मतलब है कि जो बेस है वो स्क्वायर होगा, और बाकी सब किस तरह बनेंगे? बाकी सारे ट्राइंगल्स ही बनेंगे। ठीक है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए, बेस इस किसी भी पॉलीहेड्रॉन का फेसेस, एजेस और वर्टिसेस तीनों निकालने हैं, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है जिसे यूलर्स फार्मूला कहते हैं। यूलर्स फार्मूला देखिए आप क्या है। यूलर्स फार्मूला है F प्लस बी इज इक्वल टू ई प्लस टू। एफ फॉर फेसेस, बी फॉर वर्टिसेस, ई फॉर एजेस। ठीक है। तो F प्लस बी इज इक्वल टू ई प्लस टू। अब इसमें क्या है कि अगर आपको फेसेस पता हैं, वर्टिसेस पता हैं, तो आप किसी भी शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का, ओ सॉरी 3 डायमेंशनल शेप का एजेस निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आप इन 3 में से जो क्वेश्चन होंगे वो इस तरह से होंगे कि फेस, बेस, वर्टिसेस और एजेस, इनमें से एक मिसिंग होगा। एक मिसिंग होगा तो उसे हमको फाइंड आउट करना है, बाकी सबकी वैल्यू रख के हम कर सकते हैं। ठीक है। तो इसे अब आगे आने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो सारे इसी पर बेस्ड होंगे।
तो इसको आराम से याद कर लेना और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन करोगे तो आपको आराम से ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप देखें जरा, व्यूज ऑफ थ्री डायमेंशनल शेप्स। थ्री डायमेंशनल शेप्स का व्यूज कैसे होते हैं, देखो दा, एन ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट व्यूज ऑफ अ कप विद द सॉसर आर गिवन अलोंग साइड। देखो, अगर आप साइड से देखते हैं, फ्रंट व्यू सामने से देख रहे हैं, साइड व्यू फ्रंट से देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है, साइड व्यू ये हो गया, और टॉप से देखेंगे तो कुछ इस तरह से राउंड दिखेगा। ठीक है, तो अब देखें आप, साइड, टॉप और फ्रंट। ठीक है, तो ये किस तरह से होते हैं आप इनको देख लें। ठीक है, अब जैसे जो क्वेश्चन वहाँ दिया हुआ था वो उसी हिसाब से देखें। देखो इसमें क्या लिखा है, आउट ऑफ थ्री डिफरेंट व्यूज ऑफ द फिगर गिवन बिलो आइडेंटिफाई द फ्रंट साइड एंड टॉप व्यूज। तो टॉप व्यूज क्या होंगे, फ्रंट साइड क्या होगी, ये आपको अपने हिसाब से देखना है। तो आप इसको करेंगे, ठीक है, इसके करेंगे, मैं इससे रिलेटेड एक चीज़ बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, तो आप इसको अपने आप करिएगा क्योंकि इसको समझना है बस। और उसके अलावा जो नेक्स्ट है प्रैक्टिस जोन 1 है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा उस, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में ये मैं आपको पूरा प्रैक्टिस जोन 1 करके दूंगा। अभी आप क्या करेंगे, जस्ट गो थ्रू द चैप्टर, जो भी मैंने किया था यूलर्स फार्मूला वगैरह देख लें, और प्रैक्टिस जोन, प्रैक्टिस बुक को कंप्लीट करते जाएं। प्रैक्टिस बुक आपका होमवर्क है और आप में से ज़्यादातर लोगों का नहीं आ रहा है, तो आई होप कि आज अपना पुराना वर्क भेज देंगे सारा कंप्लीट करके, क्योंकि कॉपियाँ स्टैंपिंग करवाने आपको आना है स्कूल में, और कॉपियाँ स्टैंप होने के बाद ही आपको अगली जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है यूटी सेकंड, उसकी कॉपीज़ मिलेंगी। आपको ये जमा करना ही है क्योंकि उन पर स्टैंपिंग हो जाए और ये पता लग जाए कि आपने वर्क कितना किया हुआ है। ओके देन।